वेलकम टू गुरु केंद्र। मैं सुमित जनरल साइंस के टॉप 1000 क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ क्विक रिवीजन के साथ, जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? तो देखो, अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस की बात कर रहा है, तो ये पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में आती है। ठीक है, इसको कुछ और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि नोबेल गैस आपसे पूछे तो नोबेल गैस कौन सी होती है जो 18वें ग्रुप में आती है। ओ ग्रुप गैस पूछे तब भी आपको 18 ग्रुप ही टिक करना है। यहाँ 4 ऑप्शन है, हीलियम, आर्गन, नियॉन और रेडॉन। मैं 2 ऑप्शन और लिख देता हूँ ताकि हम ये अच्छे से क्वेश्चन को डीपली इम्प्रोवाइज करके सीख सकें, ताकि आने वाले पेपरों में अगर इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा वो हिट कर जाए। तो एक लिखना है जीनॉन और एक क्रिप्टॉन, ये भी अक्रिय गैस में ही आती है। तो पहला ऑप्शन है हीलियम। हीलियम जो है वो सबसे हल्की अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है। अगर आपसे पूछे सबसे हल्की गैस बताइए, सबसे हल्की गैस बताइए, तो आपको क्या टिक करना है? हाइड्रोजन। लेकिन अक्रिय जोड़ते ही आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? तो इसका प्रयोग करते हैं गुब्बारों में, वायुयान के टायर में, अस्थमा पंप में। ये भी कई बार आ जाता है। अस्थमा पंप में ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से अस्थमा पंप से आपका एक और बन सकता है, तो वो जैसे कि गोताखोर के सिलेंडर में, गोताखोर का जो सिलेंडर होता है उसमें भी ऑक्सीजन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। दूसरे ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो है आर्गन। आर्गन पे समझते हैं। आर्गन जो है वो हमारे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली क्या है? गैस है। तो आर्गन जो है वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसका प्रयोग हम ट्यूब लाइट में करते हैं। किसमें करते हैं? ट्यूब लाइट में। मरकरी यानी कि मरकरी के वाष्प के साथ आर्गन मिक्स करके किसमें प्रयोग किया जाता है? ट्यूबलाइट में। तो क्वेश्चन था हमारा वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? तो क्या टिक करना है आपको? आर्गन। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसे भी पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा जो है अक्रिय गैस वायुमंडल में वो कौन है? आर्गन। तो सबसे कम बताओ। तो सबसे कम जो अक्रिय गैस है वो बनेगी कौन सी? तो वो बनेगी आपकी रेडॉन। कौन सी बनेगी? रेडॉन। क्लियर? रेडॉन को ध्यान देते हैं आप। डी ऑप्शन जो है वो हमारा रेडॉन ही है। रेडॉन का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वह अक्रिय गैस जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है कौन सी है? तो क्या टिक करना है आपको? रेडॉन। रेडॉन एक ऐसी अक्रिय गैस है जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कैंसर के उपचार में। सी ऑप्शन जो था वो नियोन था। नियोन को भी अच्छे से समझ लेते हैं। नियोन का क्वेश्चन जो है पेपर में अगर आए तो याद रखना, इसका क्वेश्चन बनता है सजावटी लैंप में। दीपावली वगैरह में जो हम लैंप खरीदते हैं सजावटी, वो उसमें कौन सी गैस होगी? तो नियोन। क्लियर? अब जो हमने अलग से लिखा उस पर ध्यान दीजिए। तो एक लिखा है जीनॉन। देखो, जीनॉन का प्रयोग जो है टीवी पिक्चर में किया जाता है। साथ ही साथ ये एक मात्र ऐसी गैस है जो क्या करती है? क्रिया करती है। ये अक्रिय गैस में है लेकिन ये थोड़ी बहुत क्या करती है? क्रिया करती है। जिसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, क्रिप्टोन को अगर जीनॉन के साथ मिलाया जाए तो इसका प्रयोग स्टेडियम के लाइट में, कई बार आपने देखा होगा स्टेडियम की लाइट में एक अलग ही कलर आता है घास का, तो वहां पर ये सारा खेल जो है वो किसका है? जीनॉन का। ये कलर को ब्राइट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर? स्टेडियम लाइट में अगर आपसे पूछे तो क्या टिक करना है? क्रिप्टॉन प्लस में जीनॉन। इसी तरीके से अगर पूछ ले कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा स्ट्रेंजर गैस जो है वो कौन सी है? जीनॉन। ठीक है। आखिरी जो था वो था हमारा क्रिप्टन। क्रिप्टन को कैसे पूछता है पेपर में? तो आपने कई बार देखा होगा जो माइन वर्कर होते हैं उनके हेड पर एक टोपी होती है येलो कलर की, जिसपे एक सर्च लाइट लगा होता है। तो उसको भी ध्यान रखिएगा, वो जो लाइट होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रिप्टन का। तो माइन वर्कर के जो कैप होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? तो क्रिप्टन का। देखो, हमें पढ़ना है, हमें वर्दी चाहिए, हम मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी हम पेपर में सिलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें रटना नहीं है, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके पेपर में आता है। आपको ब्रह्मांड नहीं छानना, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो स्मार्ट स्टडी करना है, आप एक क्वेश्चन से जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के बारे में समझिए। जब आपको ऑप्शन आते होंगे तो वो 4 ऑप्शन आपके 4 क्वेश्चन बना कर देंगे, यानी कि पेपर में अगर वो 4-5 तरीके से भी पूछ ले तो आपको वो आता होगा, तो आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो मेहनत करिए, जो भी मैं करा रहा हूं इसके नोट्स बनाइए। क्लियर? क्लोरोफिल यानी हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो धातु पाया जाता है उसका सही आंसर जो है वो क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम यानी कि Mg। इसको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भी पूछा जाता है आपसे। तो क्लोरोफिल पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में, जिसे किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, कई बार पूछ लेता है पेपर में कि किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाएगा? तो किचन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल, और उसका मुख्य घटक जो है वो क्या होगा? मैग्नीशियम यानी कि Mg। अब क्लोरोफिल यहाँ है, तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में क्या कार्य करता है?
तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको समझते हैं कि क्लोरोफिल जो है ये सूर्य के प्रकाश को, किसको, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, जिससे पौधे अपना क्या कर सके, भोजन बना सके। क्या बना सके, भोजन। और पौधे जब प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो उसी को क्या कहा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ये भी कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की घटना किसकी उपस्थिति में होती है, तो इसके घटक भी अभी बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। एक बार प्रकाश संश्लेषण पे भी नजर डाल लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो यह एक उपचय क्रिया है। कैसी क्रिया है, उपचय क्रिया। उपचय क्रिया कौन सी होती है, उपचय क्रिया जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि मैं बोलूँ कि आप हृदय है, हृदय का धड़कना रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। आप खाना खाए हो तो क्या उसको पचाना रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। तो ऐसी क्रिया को किस कैटेगरी में डाला जाता है, उपचय क्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण भी कौन सी क्रिया हो जाएगी, उपचय क्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो एक तो हमने ऊपर पढ़ लिया, किसकी आवश्यकता होगी, क्लोरोफिल, ठीक है। उसी के साथ हमें आवश्यकता होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। और किसकी आवश्यकता होगी, H2O की, यानी कि जल की। और साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश की। इसको ध्यान रखना है। कौन कौन से हो गए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल और अब इसमें कहीं पर भी आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं, इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है। लेकिन फिर ऑक्सीजन पौधे हमें कहाँ से देते हैं, तो ये भी पूछ सकता है आपसे। तो इस पॉइंट को भी क्लियर करके रखना है आपको कि ये जो H2O आप देख रहे हो यहाँ पर, जो H2O है, H2O से ही जो पौधे हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, O2 प्राप्त करते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा, अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये सबसे अधिक किस में होती है, तो याद रखिएगा हरे में सबसे कम। इसको मैं क्लियर कर दूं, हरे रंग में क्या होती है, सबसे कम। कारण, क्योंकि हरे रंग को पौधे जो है वो पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। लाल तथा बैंगनी में ये क्या होंगे, सबसे अधिक होंगे। क्लियर है यहाँ तक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके भी मैंने आपको पेपर में आए हुए क्वेश्चन सारे क्लियर कर दिए हैं। देखो, मेहनत करो, इंतजार नहीं। इंतजार करोगे तो वही हासिल होगा जो मेहनत करने वाले छोड़ जाएंगे। तो मेहनत करो ताकि आपको सफलता मिले। मैं आप लोगों के लिए देखो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन के साथ डीपली समझा रहा हूँ। तो आपका भी ये काम होता है कि आप इनको वन लाइनर के तौर पर कॉपी में लिखें और उसको याद रखें। फिर मैं देखता हूँ कैसे पेपर में रह जाता है आपका। नहीं रहेगा पेपर, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरी बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो देखो परमाणु बम का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस पर किया था, तो जापान पर किया था। 2 बम का प्रयोग किया था। कितने बम का प्रयोग किया था, 2 बम का। फर्स्ट जो है वो हिरोशिमा पर, और सेकंड जो है वो किया था नागासाकी पर। फर्स्ट किस पर, हिरोशिमा पर, और सेकंड जो है वो किस पर, नागासाकी पर। फर्स्ट बम की जो डेट थी वो थी 6 अगस्त 1945, और सेकंड बम की जस्ट इसके 3 दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त 1945 को। तो ये क्लियर होना चाहिए। अब वहाँ पर दूसरी बार का पूछा है, तो दूसरी बार आपका हिरोशिमा नहीं, क्या टिक होगा, नागासाकी। अब पेपर में कई बार इनके नाम भी आपसे पूछ लेगा। जैसे कि हिरोशिमा पर जिस बम का प्रयोग किया गया था, यानी फर्स्ट टाइम जिस बम का प्रयोग किया गया था, उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय। और नागासाकी में जिस बम का प्रयोग किया गया था उसका नाम था फैटमैन। इसको भी ध्यान रखना है। पहला क्या था, लिटिल बॉय, और दूसरा क्या था, फैटमैन। अब यहाँ पर परमाणु बम की बात कर रहे हैं, तो परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा परमाणु बम में यूरेनियम 235 किसका प्रयोग किया जाएगा, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। भारत में यूरेनियम जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है, तो भारत में कई बार किसका प्रयोग कर लिया जाएगा इसकी जगह पर, तो थोरियम का, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रखा है, टोक्यो। टोक्यो को आपको ध्यान रखना है। टोक्यो जो है ये किसकी राजधानी है, जापान की। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेग समय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन है त्वरण, विस्थापन, दूरी और चाल। देखो बचपन से हम एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो होती है दूरी अपॉन में समय, यानी कि दूरी के नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा, समय आएगा, यानी d/t। अब देखो इसमें आपको ग्राफ बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी अगर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। देखो इसमें d जो है ये कहाँ है, ऊपर, और t जो है वो कहाँ है, नीचे। यानी अगर मैं इसका ग्राफ डिनोट करूँ तो यहाँ पर d होगा और यहाँ क्या होगा, t, और ये बीच में जो लाइन जाएगी इसको हम बोलेंगे स्पीड, यानी कि चाल। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो वेग के बारे में पूछ रहा है, वो भी किसके अनुसार, समय के अनुसार।
वेग के बारे में पूछ रहा है, किसके अनुसार? समय के अनुसार। तो ये भी क्लियर कर लेते हैं। देखो, जब वेग यानी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में जाती है? टाइम के रिस्पेक्ट में जाती है, समय के रिस्पेक्ट में जाती है, तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है ए को एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहते हैं। तो वेग समय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाएगा? त्वरण को। और अगर पेपर में ग्राफ देकर पूछे तब भी आपको क्लियर होना चाहिए वेलोसिटी किसकी रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बनता है? ए यानी कि त्वरण। इसको अलग से समझा भी देता हूं मैं कि v बाय क्या हो जाएगा? टी। तो ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है विस्थापन को लेकर, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। देखो, विस्थापन जो है ये आपके रेलवे में रिसेंटली पूछा गया था कि विस्थापन क्या है। तो याद रखिएगा, विस्थापन जो है ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। में रिजल्ट यानी परिणाम के साथ साथ क्या होगा? तो डायरेक्शन भी होगा, दिशा भी होगा। जिसमें परिणाम के साथ दिशा भी होती है उसे हम सदिश राशि बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे आया था पेपर में, तो इसको थोड़ा समझना। मान लो कि एक लड़का अपने स्कूल गया जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पे था। कितने की दूरी पे था? 5 किलोमीटर की दूरी पर। और वहाँ से वापस आया। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर आया। अगर मैं इसमें बोलूँ कि दूरी कितनी हो गई, तो दूरी हो गई 10 किलोमीटर, यानी वो तो 10 किलोमीटर चला। लेकिन मैं जैसे ही पूछूँ इसमें विस्थापन क्या हुआ, तो इसको समझना अच्छे से। विस्थापन होता है फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन के बीच में जो डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि डायरेक्ट डिस्टेंस में देखूंगा तो उसी को मैं क्या बोलूंगा? विस्थापन। तो अब मुझे बताओ, ये इसने जहां से शुरू किया अभी तो ये वही है, यानी कि इसके बीच में तो कोई डिस्टेंस हुआ ही नहीं, यानी कोई विस्थापन हुआ ही नहीं। तो विस्थापन क्या हो गया? जीरो। तो अब अगर पेपर में आपसे पूछे विस्थापन क्या होता है, तो आपको बोलना है न्यूनतम दूरी। क्या होगा? न्यूनतम दूरी। कहां से? फर्स्ट यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट यानी कि सेकंड पॉइंट तक। ठीक है, यानी कि शुरुआत से अंत के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? एस से। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हैलोजन जो है पीरियोडिक टेबल के 17वें ग्रुप में, किसमें? 17th ग्रुप में आता है। अभी हमने ऊपर सीखा 18वें ग्रुप में क्या आता है? तो नोबेल गैस यानी कि इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। उसी तरीके से 17वें ग्रुप में क्या आता है? हैलोजन। इसमें जो मोस्टली होते हैं वो अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनको सीखते हैं। देखो, फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे अधिक क्रियाशील, इतनी क्रियाशील है कि ये कांच के साथ भी क्रिया कर जाती है। किसके साथ? कांच के साथ भी क्या करती है? क्रिया करती है। और जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है वो भी यही पूछा गया है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी होगी, तो क्या आंसर आएगा आपका? ए यानी कि फ्लोरीन। बाकी ऑप्शनों पे भी ध्यान देते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास वो ये है क्लोरीन। क्लोरीन जो है यह विरंजक के रूप में जाना जाता है, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इसको जाना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ कई बार पूछ लिया जाता है कि स्विमिंग पूल में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो स्विमिंग पूल में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था पेपर में, वो भी मैं क्लियर कर दूं आपको कि फूलों पर क्लोरीन डालने से क्या होगा। याद रखिएगा, फूलों पर क्लोरीन डालने से क्या होगा, तो फूलों का जो रंग है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, यानी कि वो उड़ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? सी ऑप्शन हमारा है ब्रोमीन। ब्रोमीन पे कैसे क्वेश्चन आएगा? वह अधातु जो कमरे के ताप पर क्या पाया जाए? द्रव्य अवस्था में। कमरे के ताप पर कैसा पाया जाए? लिक्विड रूप में पाया जाए, द्रव्य अवस्था में पाया जाए, तो कौन सा है? ब्रोमीन। क्लियर यहाँ तक? कई बार पूछा जाता है कि आप द्रव्य धातु बताइए, तो इसमें भी पजल नहीं होना। द्रव्य धातु पूछे तो आपको बताना है पारा। क्या बताना है? पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। उसी तरीके से अधातु पूछे तो आपको क्या टिक करना है? ब्रोमीन टिक करना है। क्लियर? लास्ट ऑप्शन आयोडीन पे ध्यान देते हैं। आयोडीन का कैसे बन सकता है क्वेश्चन पेपर की? ऐसा अधातु बताइए जो धातु के गुण रखता हो। ऐसा अधातु जो किसके गुण रखता हो? धातु के गुण रखता हो। अच्छा, कोई धातु आप कैसे पहचानोगे? तो धातु जो ठोस हो, धातु जो चमकदार होती है। याद रखिएगा, आयोडीन में भी एक विशेष गुण पाया जाता है। आयोडीन जो है ये चमकदार होती है। तो पेपर में कई बार पूछ लेता है कि सबसे चमकीली अधातु बताइए, तो मैंने बताया ना आपको, सबसे चमकीली अधातु जो है वो क्या है? आयोडीन। क्या होगी? आयोडीन। तो क्लियर होना चाहिए आपको। चारों ऑप्शन से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में और आगे भी आएंगे, तो इसको याद रखना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में होती है, तो इसको भी डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लो ये हमारी जीभ हो गई, तो इसमें टोटल 4 पोर्शन होते हैं, उनको आपको समझना है। पहला पोर्शन ये आगे जिसको अग्रभाग में बोलते हैं, 2 पोर्शन आपके यहाँ होंगे और सेम 2 पोर्शन ऐसे ही इधर होंगे। क्लियर? और एक पोर्शन जो होगा वो इस साइड आपका इस स्ट्रक्चर में होता है।
और इन जगहों पर टेस्ट होता है। तो इन टेस्टों को आपको ध्यान रखना होता है जिस पर ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो इनको समझते हैं। जो सबसे आगे वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो टेस्ट होता है वो होता है स्वीट यानी कि मीठा। क्लियर? यहाँ पर जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा? मीठा। ये वाले जो दो सेक्शन हैं इसमें जो टेस्ट होता है वो होता है सॉल्टी यानी कि नमकीन। यहाँ पर जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा? सॉल्टी यानी कि नमकीन। और इसी तरीके से ये वाले जो दोनों सेक्शन हो जाएंगे इसमें होता है शोर यानी कि खट्टा। क्लियर? और जो लास्ट वाला भाग है इसमें बिटर यानी कि कड़वा। तो ये आपके टोटल 4 टेस्ट हो गए और ये आपको डायग्राम से समझाया गया है। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवाएं किस भाग में होती हैं? तो खट्टे स्वाद का पूछ रहा है, तो खट्टे स्वाद का तो हमने शोर बताया, जो कौन से सेक्शन में है? पार्श्व, यानी इसका सही आंसर जो है वो क्या है? पार्श्व। ठीक है। अग्र भाग में क्या हो गया? मीठा। सबसे लास्ट वाले में क्या हो गया? बिटर। और जो पार्श्व भाग में है वो क्या है? खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो कौन प्रक्रिया प्रारंभ करता है? जब भी कोई बाहरी पदार्थ मानव के शरीर के अंदर देखो प्रवेश करेगा तो शरीर का सबसे पहला काम ये होता है कि उसको सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। और सुरक्षा प्रदान करता कौन है? तो प्रतिरोधक क्षमता। कौन प्रदान करेगा? तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम जो है वो किसमें होती है? तो WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिका में। यानी इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? टी। ठीक है। अब श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं इसको अच्छे से समझते हैं कि बैक्टीरिया हमारे शरीर में आएगा तो क्या इफेक्ट होगा और वायरस आएगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो याद रखिएगा श्वेत रुधिर कणिका सीधे सीधे रिलेट करता है किसको? तो लिम्फोसाइट को। किसको रिलेट करेगा? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट जो है वो 2 भागों में बटा होता है, एक बी कोशिका और एक टी कोशिका। बी कोशिका जो है ये रिलेट करेगा किससे? तो एंटीबॉडी से। किससे? एंटीबॉडी से। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। मान लो बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर कर रहा है। कौन एंटर कर रहा है? बैक्टीरिया। तो शरीर जो है उसके आक्रमण से बचने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, जिससे बैक्टीरिया से हम रोग मुक्त हो सके। उसी तरीके से जब वायरस शरीर में एंटर करता है तो शरीर के अंदर इंटरफेरोन्स, क्या? इंटरफेरोन्स बनता है। ठीक है। और ये सारा काम किसका होता है? बीटा कोशिका का। अब यहाँ पर टी का समझते हैं। टी कोशिका। तो टी कोशिका का कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि एड्स जो है वो किस कोशिका को प्रभावित करता है? तो एड्स किस कोशिका को प्रभावित करेगा? तो टी कोशिका को। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी ऑप्शनों पे भी ध्यान देते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है रुधिर बिंबाणु। रुधिर बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स की बात कर रहा है। तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो ये खून का जमाव करता है ताकि कटने पर खून शरीर से ज़्यादा मात्रा में बाहर ना निकल सके। तो रक्त का जमाव करता है, जिसको रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। जीव द्रव्य क्या है? तो याद रखिएगा जीव द्रव्य जो है इसको कुछ ऐसे समझिए, जैसे कि मान लो आपसे पूछे जीवन की इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की इकाई जो है वो कहलाती है कोशिका। ठीक है। अब यहीं पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देगा और बोलेगा कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो जीवन का भौतिक आधार पूछे तो जीव द्रव्य बताना है, और जीवन की इकाई पूछे तो क्या बताना है? कोशिका। सी ऑप्शन क्या था हमारा? लाल रुधिर कणिका। तो लाल रुधिर कणिका जो है ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है, यानी परिवहन करती है। ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए आपको, यानी एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन ले जाती है। ठीक है। इसको लोह युक्त भी बोलते हैं, लोह युक्त कणिका। ये भी कई बार पूछ लेगा कि लोह युक्त कणिका किसको कहते हैं? RBC को। लोह युक्त मतलब जिसमें आयरन पाया जाता है। कौन सा आयरन पाया जाएगा? तो हिमेटिन आयरन पाया जाता है। कौन सा? हिमेटिन। तो क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोयले की खानों में प्राय विस्फोट वाली गैस कौन सी है? कोयले की खानों में प्राय विस्फोट वाली गैस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मीथेन। मीथेन एक ऐसी प्राकृतिक गैस है जो लगभग सभी स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CH4। क्या होता है? CH4। इसके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपसे। कोयले की खानों में तो विस्फोट होते ही होते हैं, तो कई बार इसको घुमा कर भी पूछ लेगा, जैसे जंगलों में आग लगने का कारण भी क्या है? तो उसके लिए भी आपको क्या टिक करना है? मीथेन। गोबर गैस पूछे वहाँ भी क्या आएगा? मीथेन। पत्तियों के सड़ने से कई बार पूछता है कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें भी मीथेन। ठीक है। मास गैस पूछे तो भी आपको क्या बताना है? मीथेन। क्लियर यहाँ तक? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं जो प्राकृतिक तौर पे आप घटना देखते हो होती हैं, ये सब मीथेन CH4 के कारण होती है। क्लियर यहाँ तक? ये जो है स्वाद में कई बार पूछ लेगा। मीथेन जो है स्वाद में कैसी होगी, देखने में कैसी होगी? तो मैं आपको बता दूं, तो देखने में ये होती है रंगहीन, यानी इसका कोई कलर नहीं होता। खाने में होंगी स्वादहीन, यानी इसका कोई स्वाद नहीं होता। और स्मेल करने में गंधहीन। ठीक है। यानी कि रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है जो जंगलों में गोबर गैस, पत्तियों के जलने से मास गैस और कोयलों में विस्फोट का क्या बनती है? कारण बनती है। क्लियर यहाँ तक?
बाकी ऑप्शन पे एक बार देखते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन, जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया था। अगर आपसे पूछे सबसे हल्की गैस, तो आपको क्या बताना है, सबसे हल्की गैस में हाइड्रोजन आंसर देना है, ठीक है। वायु का पूछ ले तो वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। कई बार ऑप्शन दे देगा पेपर में और बोलेगा निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है, तो आपको क्या टिक करना है, वायु। वायु क्या है, एक मिश्रण है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो देखो लोहे में जो जंग लगती है वो लगती है ऑक्सीजन तथा जल से। किससे, ऑक्सीजन तथा जल से। और ऑक्सीजन से जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन से जब भी हम कोई क्रिया करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जो है एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो पेपर में अब इसको चेंज करके भी पूछ सकता है कि लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया होगी, तो आपको क्या बताना है, रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें कौन उत्तरदायी होता है, ऑक्सीजन और जल। क्लियर। अब यहीं से कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे कि जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ये भी याद रखिएगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे जस्ताकरण यानी गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साइट्रोन क्या है, तो साइट्रोन एक ऐसा यंत्र है, इसको ध्यान रखिएगा, जिससे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। क्या कराई जाती है, तो कृत्रिम वर्षा। और कृत्रिम वर्षा यानी कि कई बार आपसे पूछ लेगा कि मेघ बीजन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड, इसके साथ NaCl, किसका, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का, और थोड़ी सी मात्रा में क्या लिया जाएगा, तो सूखी बर्फ। क्या लिया जाएगा, सूखी बर्फ। इसको भी ध्यान रखना, सूखी बर्फ को क्या बोलते हैं, ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग मेघ बीज के लिए किया जाता है, जिसमें किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, तो साइट्रोन का। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। जिस सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक होती है वह, ऑप्शन दे रखे हैं, अधिक मजबूत होता है, जल्दी सेट होता है, धीरे धीरे सेट होता है, वो सेट करने के दौरान चटक जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, A। तो सबसे पहले तो सीमेंट को समझते हैं। सीमेंट होता क्या है, तो देखो सीमेंट जो है वो कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट, किसका, तो कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्लियर। और इसके साथ अगर कुछ विशेष मात्रा में चीज़ें मिलाई जाएं, जैसे कि अगर हम सीमेंट के साथ जिप्सम मिला दें, क्या मिला दें, जिप्सम मिला दें, तो जिप्सम के कारण ये धीरे धीरे जमता है। कैसे जमेगा, धीरे जमने लगेगा। अगर हम इसमें एल्यूमिना मिला दें, क्या मिला दें, एल्यूमिना मिला दें, तो एल्यूमिना के कारण ये क्या होगा, जल्दी जमेगा। क्लियर यहाँ तक। अब ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि चूने की मात्रा मिला दे तो क्या होगा, तो चूना अगर मिला दे तो चूने के कारण जो है ये सेट करने के दौरान क्या हो जाती है, चटक जाती है। तो फिर से क्लियर कर दूं मैं, सीमेंट जिसमें कैल्शियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, अगर इसमें कुछ विशेष मात्रा में जिप्सम मिलाया जाए तो धीरे जमने लगेगा, एल्यूमिना मिलाया जाए तो जल्दी जमने लगेगा, और चूना मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाती हैं, चटक जाती हैं। ठीक है। अगर सीमेंट के साथ, कई बार ऐसे भी पूछ लेगा कि सीमेंट के साथ हमने बालू मिला दिया तो इसको क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं मोटार। क्या बोलते हैं, मोटार। ठीक है। तो ये आपके सीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे करते हैं। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई। देखो चार्ल्स बेबेज ने गणना करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए एक मशीन बनाई थी जो किससे चलती थी, भाप से। बाद में यानी 1837 में इसको वैश्लेषिक इंजन का नाम दिया गया। ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज का जो ये क्वेश्चन है कौन सी मशीन बनाई थी, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, ए है। 1837 में जब वैश्लेषिक इंजन का प्रयोग हुआ तो इसे आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत मानी गई। ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर की ये क्या मानी गई, शुरुआत मानी गई, जिसके जनक जो है कौन माने गए, तो चार्ल्स बेबेज। तो अगर आपसे पेपर में पूछ लेता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाए, तो कंप्यूटर का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन करते हैं। पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो ऑप्शन है हमारे पास थाइमिन, कैल्सीफेरोल, मायोसिन और नियासिन। देखो जो थाइमिन है यहाँ पर, थाइमिन बोला जाता है विटामिन B1 को। किसको, विटामिन B1 को, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग, आपने सुना होगा बेरी बेरी रोग किससे होता है, तो विटामिन B1 से। कैल्सीफेरोल जो है ये विटामिन D को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विटामिन D को। इसकी कमी से रिकेट्स रोग, हड्डियाँ जो है वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। नियासिन जो है वो विटामिन B3 को कहा जाता है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा है, पेलेग्रा। तो पेलेग्रा नामक रोग जो क्वेश्चन था हमारा, उसका सही आंसर जो है वो क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो समझते हैं इसको अच्छे से। देखो सॉफ्टवेयर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, तो दो प्रकार के।
एक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं। किसको कंट्रोल करेंगे? हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कार्य करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे स्प्रेडशीट, डाटाबेस प्रोग्राम, कंपाइलर और वर्ड प्रोसेसर। देखो स्प्रेडशीट, डाटा प्रोसेस, वर्ड प्रोसेस, ये सारे जो हैं ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में आते हैं, ये कार्य करने के लिए आप प्रयोग में लाते हो। लेकिन कंपाइलर जो है ये कार्य करने में नहीं, ये हार्डवेयर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? कंपाइलर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ऑप्शन में इस तरफ हमें जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं अयस्क। अयस्क होता क्या है? तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना कि देखो प्रकृति में जो हमें डायरेक्ट रूप में मिल जाए, जैसे कि मान लो मैं लोहा लेने गया तो प्रकृति में जो लोहा मुझे मिल रहा है और मैं जो दुकान में लोहा खरीद के ला रहा हूँ, दोनों में अंतर है। प्रकृति में जो लोहा मिला है वो अयस्क हो गया और जो मानव निर्मित जो लोहा मिला है उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में मिलावट होती है। तो जो प्योर होता है, जो नेचर में डायरेक्ट आपको मिलता है, वो अयस्क होता है। तो समझते हैं, यहाँ पहला जो ऑप्शन है हमारे पास उसको समझते हैं, वो दिया है बॉक्साइट और उसके साथ दिया है एल्यूमिनियम। तो ये बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है? बॉक्साइट। दूसरा ऑप्शन हेमेटाइट और तांबा, ये बिल्कुल गलत है, यानी यही हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। हेमेटाइट जो है ये होता है लोहे का अयस्क। किसका होगा? लोहे का। और तांबे का जो अयस्क होता है वो होता है कॉपर पायराइड्स। इसको याद रखिएगा, ये कई बार आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, हेमेटाइट किसका होगा? लोहे का। और कॉपर पायराइड्स किसका होगा? तांबे का। सी ऑप्शन पे मोनोजाइट थोरियम बिल्कुल सही है। और पिच ब्लेंड किसका है? यूरेनियम का। क्लियर? तो ये हमारे आज के 15 क्वेश्चन थे, एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन। अगर सबसे अधिक पूछे अक्रिय गैस वायुमंडल में तो आर्गन, और सबसे कम पूछे अक्रिय गैस तो क्या बताना है? रेडन। दूसरा क्वेश्चन था, क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाएगा? मैग्नीशियम। बिल्कुल सही है। तीसरा, दूसरी बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो फर्स्ट टाइम तो फेंका गया था किसमें? हिरोशिमा में 6 अगस्त को। और 9 अगस्त को कहाँ फेंका गया था? नागासाकी में। वेग समय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? तो वेग किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग अगर आए तो वो क्या दर्शाएगा? त्वरण को दर्शाएगा। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन। ठीक है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में होती है? तो पार्श्व में। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो कौन प्रतिक्रिया करेगा? श्वेत रुधिर कनिकाएं, यानी कि WBC। आगे, कोयले की खानों में पराय विस्फोट वाली गैस कौन सी होती है? तो मीथेन, यानी CH4। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन तथा जल की। ऑक्सीकरण होता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। साइट्रोन क्या है? तो साइट्रोन एक ऐसी मशीन, एक ऐसा यंत्र जो कृत्रिम मौसम बनाती है। जिस सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक होती है वो सेट करने के दौरान क्या हो जाएगी? चटक जाएगी। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई? तो वैश्लेषिक इंजन, जिसको 1837 में नाम दिया गया। प्लेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन, यानी विटामिन B3 से। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो कंप्लायर जो है वो क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होंगे? जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता? तो हेमेटाइट और तांबा मेल नहीं खाता। हेमेटाइट किसका होगा? तो आयरन का। और तांबा किसका होगा? तो कॉपर पायराइड्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और भी सीरीज लेकर आता रहूँ। ठीक है। जय हिंद।